हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है यहाँ पर ध्येय आईएएस की होने वाली है। ध्येय आईएएस की आज के हम फुल टेस्ट लगाएंगे और फुल टेस्ट जो होगा हमारा यहाँ पर सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। साथ में हिंदी का भी इसमें पोर्शन है, पर हिंदी के जो आपके 60 क्वेश्चन होंगे हिंदी के वो हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी के प्रॉपर एक अलग सेपरेट वीडियो में लगाते हैं। आप ही लोग बहुत सारे मित्र हो तो वो कहते हो कि हिंदी अलग लगाओ, जीएस अलग लगाओ, तो बड़ा विडंबना की बात है कि कुछ लोगों के अलग है, कुछ लोग को अलग है। तो इसीलिए हमने बीच का रास्ता निकाला कि जीएस का हम एक अलग पोर्शन और आपका हिंदी का एक अलग पोर्शन की सेपरेट वीडियो बनाते हैं, जो कि बेस्ट भी रहती है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो भी अभी तक नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग को। नई नई वीडियो आती है तो उसको सारी चीजें से आप अवगत होते रहेंगे। साथ में आपकी जो आई दृष्टि, जो आपकी करंट अफेयर्स की आई दृष्टि आती है ना, वो आई दृष्टि करंट अफेयर्स की हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी एक वीडियो बन भी चुकी है, आप जाके चैनल पर देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद तो संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्या कह रहा है? नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत एक विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात जो संसद है साधारण बहुमत के द्वारा ही नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन को भूल जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 324 कितने वर्ष से कम आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। तो आर्टिकल 24 है कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वहां पर बालकों के लिए कारखानों में, खनन में जो आपके संकट क्षेत्र होते हैं उनमें निषिद्ध करता है, मतलब कि यहाँ पर अनुमति नहीं है। तो हम कहेंगे कितने वर्ष होगा? 14 वर्ष से कम। कितने? 14 वर्ष से कम अगर बच्चा है तो वो आपके कारखाने और खनन में जो संकट में है वहां पर कार्य नहीं कर सकता है, आर्टिकल 24 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है। तो कहां पर रखा गया है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने संबंधी प्रावधान है आपकी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 50 के तहत रखा गया है। कौन से? 50 के तहत रखा गया है, पढ़ के देख लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इनमें से कितने कथन सही हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात करेंगे। अनुच्छेद 85(2) खा कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। क्या राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है 85(2) के तहत? बिल्कुल बात ठीक कहता है कि 85 क्लोज 2 खा के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 74 क्लोज 1 के अधीन है। मतलब कि ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। किसकी? मंत्री जो परिषद होता है, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, वो ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन कहता है लोकसभा भंग करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के अधीन है। नहीं, विवेकाधीन शक्ति नहीं है, वो है भाई साहब 74 क्लोज 1(1) के तहत, ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद की अनुशंसा या सलाह पर करता है। तो केवल ऑप्शन आपका पहला सही रहेगा, दूसरा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों को किसके साथ संबंध नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा के सदस्य हैं और सदस्य हैं तो उनको किसके साथ संबंध नहीं किया जा सकता? तो हम बात करें किसके साथ नहीं किया जाएगा। सरकारी अनुशासनों पर स्थायी समिति के साथ किया जाता है, प्राक्कलन समिति के साथ, प्राक्कलन समिति के साथ किया जाएगा ना। प्राक्कलन समिति है जिसको हम आकलन समिति भी कहते हैं। कौन कहते हैं? आकलन समिति भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति, आकलन समिति भाई, तो इसके साथ नहीं किया जाता है। लोक लेखा समिति के साथ किया जाता है और सार्वजनिक उपक्रम की समिति के साथ भी किया जाता है। प्राक्कलन समिति में जो बात करें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य से होते हैं लोकसभा से होते हैं। मतलब कि प्राक्कलन समिति में आपका संबंध नहीं जाएगा राज्यसभा को, जबकि सरकारी आश्वासनों में, लोक लेखा समिति में, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो ऐसे कौन से राज्य जहां पर एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो हम राज्यों की बात करें तो केरल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं भी राज्य यहाँ पर क्या नहीं है? क्या नहीं है? यहाँ पर आरक्षित नहीं है। तो ऑप्शन आपका रहेगा ए वाला करेक्ट। यहाँ पर आरक्षित स्थान एसटी वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संरचनात्मक भेदभाव की बात कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा भाई साहब, सुविधा से वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने के लिए संरचनात्मक भेदभाव किया जाता है, संविधान में उद्देश्य है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम समझ लेते हैं क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा ऐप लॉन्च चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। हालांकि बहुत सारे आप ही स्टूडेंट बहुत सारे ज्वाइन भी कर चुके हो ऐप्स में जाकर, लेकिन मैं बहुत सारे नए जुड़ते हैं तो उनको नहीं पता होता। तो यूपीएससी नेट ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्योंकि रिवीजन नोट्स जो कि 23 पीडीएफ में ऑल सब्जेक्ट में है, हालांकि वीडियो भी बनना स्टार्ट हो गई है, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ दोनों को ही ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की डाली हुई है। साथ में आरओ को ही सामान्य हिंदी के हमने क्विक नोट्स बनाई है, केवल हिंदी पर फोकस है, केवल हिंदी के लिए बनाए गए हैं। अब आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, रिवीजन के लिए इस हिंदी के नोट से आप पूरा हिंदी कवर कर पाओगे। तो अभी जाइएगा ऐप पर और डाउनलोड करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई भी अगर आपको समस्या हो तो नंबर दिया गया है, फोन जरूर आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले जूम आउट हो गया, जूम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। बात करते हैं सही ऑप्शन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ था। अरे भाई 24 मई को हुआ था, 24 अप्रैल को हुआ था, तो हम कहेंगे 24 अप्रैल को हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को तो गलत हो गया। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। पहला राज्य राजस्थान था या मध्य प्रदेश था, तो हम कहेंगे राजस्थान नहीं था सर, मध्य प्रदेश राज्य था। तो ऑप्शन रहेगा ना तो पहला सही है ना ही हमारा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है। तो अनुच्छेद 25 में आपको पता होगा धर्म को मानने के लिए बताया गया है, लेकिन 4 ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है। कौन सा? अंतःकरण की स्वतंत्रता मानना अधिकार है, धर्म को मानने आचरण करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, धर्म का प्रचार भी हम कर सकते हैं लेकिन धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लास्ट में दिया गया बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता, जो कि मैं आपको बता रहा था यही ऑप्शन इसमें अनुच्छेद 25 के तहत नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। और धर्म की स्वतंत्रता कितने आर्टिकल में है? आर्टिकल कहेंगे 25 से 28 तक यहाँ पर रखी गई है। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा एक राज्य पुनर्गठित अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया है? तो संवैधानिक संशोधन है एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया है, हम कहेंगे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1955 में लागू किया गया था। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों, कितना कभी कभी आता है कितने राज्यों की बात की गई थी, तो 14 राज्यों की बात की गई थी, और इसने 6 आपके यूटीज की बात की, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के बारे में कह रहा है कि जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ रख देता है धन विधेयक को, तो उस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता फिर नहीं रह जाती है। बिल्कुल करेक्ट लिखा है भाई, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को विचार के लिए रख दिया तो राज्यपाल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी सहमति की, कोई बात नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस नहीं भेजता, ये तो अपने पास रख लेगा या तो स्वीकृति दे देगा या राज्यपाल को विचार के लिए रख देगा, लेकिन वापस नहीं भेजता, तो हम कहेंगे दोनों करेक्ट है, तो सी वाला यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? बढ़िया क्वेश्चन है कि उम्मीदवार और राजनीतिक जो दल होते हैं उनके मार्गदर्शन के लिए जो आदर्श आचार संहिता होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी है ना, ये एमसीसी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बहुत सारे लोग इसको गलत मीनिंग ले जाएंगे, है ना, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। और बात करें कब लागू होती है, तो लागू होती है चुनाव कार्यक्रम घोषणा के तुरंत बाद ही, चुनाव कार्यक्रम घोषणा होती है उसके तुरंत बाद ही आपकी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संकरणीय मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है? तो इनमें से कुछ ऑप्शन है, इनमें से चॉइस करना है किस किस को किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्य को नहीं, राज्यसभा के सदस्य को करेक्ट, राज्य विधान परिषद के सदस्य को ये भी करेक्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को भी करेक्ट। तो आप सोच रहे थे भारत के राष्ट्रपति को अकेला, ऐसा नहीं है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के दोषों को दूर करना। तो ऑप्शन हमारा रहेगा सी वाला, 2, 3, 4 यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट है।
नेक्स्ट बात करेंगे, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। ग्राम न्यायालयों के बारे में विचार करना है तो ग्राम न्यायालय ऐसे आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें कथित अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अरे भाई साहब गलत लिखा है, गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा। ऐसे पालन नहीं कर पाएंगे जहां पर कितना 3 वर्ष के लिए है ना, 3 वर्ष के लिए नहीं मामला कर पाएंगे, तो आपका ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा है कि ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्यों के नियमों का पालन करता है, तो आपका भाई साहब ये भी गलत है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्यों के नियमों का कठोरता से पालन करने के लिए बाध्य ही नहीं है, बल्कि वह तो कैसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे प्राकृतिक नरसिंगिंग है ना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बाध्य नहीं है। जो बाध्य शब्द लिखा है बाध्य, आपका ये गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आप जो आपका है यहाँ पर, तो ऑप्शन ना तो पहला सही है ना ही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, कन्हैया पोइल मेगालिथिक साइट के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो ऐसा नहीं समझना है सिर्फ पॉलिटी के ये क्वेश्चन यहाँ पर किए जा रहे हैं, पॉलिटी के नहीं किए जा रहे, पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री के भी होंगे, ज्योग्राफी के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट इकोनॉमी के भी होंगे, और यूपी जीके के होने के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। तो बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है ये। तो हम बात करेंगे कन्हैया पोइल मेगालिथिक साइट के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट की बात करें कौन सा है, तो रहेगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाई कर्नाटक राज्य में नहीं है, या केरल राज्य में, कहां पर है, केरल राज्य में है पहली बात तो, और केरल के भी कासरगोड में स्थित है, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया। यह साइट पैरों के निशान एक मानव आकृति सहित चट्टान की नक्काशी के लिए जाना जाता है, करेक्ट है। ऐसा माना जाता है कि यह नक्काशी कांस्य से औजारों का उपयोग करके बनाई गई थी, कांस्य से औजारों का उपयोग करके नहीं बनाई गई थी, बल्कि लोहे के औजारों का उपयोग करके बनाई गई थी। तो भाई तीसरा वाला भी आपका गलत है, केवल आपको यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा स्थलों को जोड़ने वाले प्राचीन यात्रा मार्ग का सही क्रम बताइए। तो हड़प्पा स्थल को कुछ कार्य जो आपके प्राचीन मार्ग हैं वो जोड़ते हैं, इनका क्रम क्या है। तो क्रम की बात करें तो अहमदाबाद से नल सरोवर, फिर नल सरोवर से छोटा रण, उसके बाद लोथल और धोलावीरा आपका जोड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। भाई गए तो हम भी नहीं है, पर आपको बता दिया है हमने, तो ठीक है। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी समुदाय विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह में, मतलब की पीबीटीज में के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो भाई पीबीटीज के रूप में वर्गीकृत किए गए, मतलब कि आदिवासी कमजोर आदिवासी समूह को इनमें से कौन कौन से शामिल किए गए। तो हम कहेंगे इनमें से तो आपके रियांग, दूसरा आपके जरावा, तीसरा आपके सोमपेन, चौथा आपके यनाड़ी नहीं किए गए, और पांचवा आपके चोलनाइकन किए गए। तो रियांग, जरावा, सोमपेन, चोलनाइकन किए गए। तो 1 2 3 5 सही रहेगा। तो 1 2 3 5 हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगर थोड़ा सा समझें कौन से किस राज्य में है। जैसे रियांग की बात करें तो त्रिपुरा राज्य में, कहां पर, त्रिपुरा में है। जरावा की बात करें तो ये जरावा और सोमपेन ये दोनों आपके कहां पर है, ये दोनों आपके अंडमान में है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है, समझ लेना। और चोलनाइकन की बात की जाए ये आपके कहां पर है भाई साहब, ये आपकी यनाड़ी, यह जनजाति सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी है और एक केरल राज्य में पाई जाती है। कौन से, केरल राज्य में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित भाषाओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिन्हें भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भैया बढ़िया क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसे दिया गया है। अगर एक क्रम में व्यवस्थित करना, और ये बताया क्रम में, ये तो सबको पता है कि तमिल, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु ये आपकी सारी भाषाएं शामिल हैं। लेकिन भाई साहब क्रम में बात करें, तमिल को 2004 में दर्जा दिया गया था, संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया था, कन्नड़ को आपका 2008 में दर्जा दिया गया था, और तेलुगु को 2008 में ही दर्जा दिया गया था। तो लेकिन कन्नड़ को पहले मान्यता दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, कन्नड़ को पहले दी गई थी, तेलुगु को बाद में दी गई थी। तो ऑप्शन जो आपका रहेगा बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा त्योहार सूर्य देव की पूजा से संबंधित है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है। छठ पूजा आपकी सूर्य देवता से संबंधित है, और डूबते सूर्य को एक तरीके से अर्पित किया जाता है। और इसमें जो महिलाएं होती हैं उपवास नदी तालाब पर जाके, हालांकि पुरुष भी जाते हैं, मतलब पूजा पाठ करती हैं। उसके बारे में मुझे इतना ज्यादा डिटेल से पता नहीं है, वरना बताती। किसी को पता है तो छठ पूजा के बारे में जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट आता है भैया 2024 में उत्तर प्रदेश की जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिए गए 2024 में, उसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है। अमरोहा ढोलक सिंथेटिक फाइबर और धातु का बना एक वाद्य यंत्र है। तो भाई अमरोहा ढोलक प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है, ना कि सिंथेटिक से। कैसे बनाया जाता है? प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है, लड़की से नहीं, लकड़ी से बनाया जाता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है काल्पी पारंपरिक रूप से हस्त निर्मित कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। काल्पी की बात किया तो जालौन जिला में पड़ता है। कहां पर? जालौन जिला में पड़ता है काल्पी। तीसरा है संबल अपने सींग एवं हड्डी से बने शिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका रहेगा दूसरा और तीसरा सही है, आपकी पहला वाला गलत था। नेक्स्ट आता है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ पर विचार करें, और यहां पर बात कर रहा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। बात करें शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस बात से संबंधित है? तो हम कहेंगे 19 कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित, करेक्ट लिखा है। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात किया है तो पीपुल्स यूनियन फॉर से संबंधित है, हम चौथे से मिला देंगे यहाँ पर, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ संबंधित है। अनुच्छेद 19 के लिए तर्क संगत परीक्षण की बात करें तो मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरी राजन से संबंधित है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंटरनेट के मामले में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। असत्य मतलब कि गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है। प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई, ये करेक्ट है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ये भी करेक्ट है। नॉट की सहायता से जहाज की चाल का मापन किया है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। दाब का एसआई मात्रक जूल होता है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, पास्कल होता है। लेकिन जूल किसका होता है? यहाँ आता है तो कार्य का मात्रात्मक, किसका? कार्य का मात्रक जो होता है वो आपका जूल होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमने ये भी बता दिया और दावे का भी बता दिया, पास्कल। तो डी वाला ऑप्शन जो था आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन आपका सही है। सही क्वेश्चन की बात कर देंगे। सालबाई की संधि जो है अंग्रेजों और महादजी सिंधिया के बीच में हुई थी। सालबाई की संधि अंग्रेजों एवं महादजी सिंधिया के बीच में हुई थी, क्या सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। कब की गई थी? 1782 में की गई थी, 1782 में की गई थी, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इस संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि से भाई साहब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। कौन सा? प्रथम वाला समाप्त हुआ था। और प्रथम वाला कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 के बीच में हुआ था। और 1782 में ही सालबाई की संधि की गई थी। दूसरा वाला गलत था, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत परिहार से क्या तात्पर्य है। आप सभी को पता होगा राष्ट्रपति की कुछ क्षमादान शक्ति होती हैं। किस आर्टिकल में दी गई हैं? आर्टिकल 72 72 में दी गई हैं। आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की, लेकिन परिहार शक्ति है। परिहार शक्ति किस चीज के लिए है? परिहार शक्ति दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देना। जैसे मान लो आपको 10 साल की सजा मिली है, किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली है तो वो कठोर कारावास मिला है। कैसा मिला है? कठोर कारावास मिला है। लेकिन कठोर कारावास जो मिला हुआ है इसको प्रकृति क्या करना है? परिवर्तन नहीं करना है और सिर्फ उसकी सजा अवधि को कम करना है, 10 से 5 साल कर दिया इस तरीके से। लेकिन रहा कैसा? लेकिन रहा कठोर कारावासी। तो उस तरीके से प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना परिहार कहलाता है। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं? तो हम कहेंगे मंगल एवं बृहस्पति के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह आपकी बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। कैसे? एक बेल्ट के रूप में आपके क्षुद्र ग्रह को पाया जाता है। इस तरीके से आप देख पाओगे, यहां पर आपको मिलेगा मंगल, यहां पर मिलेगा बृहस्पति, और इन दोनों के बीच में ही आपके क्षुद्र ग्रह जो है एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विंडफॉल टैक्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स? हम कहेंगे बिना किसी निवेश एवं प्रयास के होने वाले अप्रत्याशित लाभार्जन पर विंडफॉल टैक्स को लगाया जाता है। मतलब क्या है समझे हैं? बिना किसी निवेश, मतलब कोई निवेश नहीं किया है, कोई प्रयास भी नहीं किया है, अप्रत्याशित लाभ हो गया मुझे, ठीक है, उस पर सरकार आमतौर पर इस तरह की मुनाफे पर कर लगाती है जो सामान्य दरों के ऊपर पूर्ण व्यापी रूप से मुफ्त कर लगा सकती है। तेल बाजार के क्षेत्र में एक प्रकार के कर की नियमित चर्चा होती रहती है, तो उसी प्रकार को विंडफॉल टैक्स हम कहते हैं। मतलब कि हमने ना तो निवेश किया है ना कोई प्रयास किया और मुझे लाभ हो गया, उस पर सरकार विंडफॉल टैक्स नाम से लगाती है। कथन की बात करेंगे, नेक्स्ट है अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बात कर लेंगे। अभिकथन है कि वर्तमान में वस्तु बाजार तथा वायदा कारोबार सेबी के विनियमकारी ढांचे के अंतर्गत आ गया है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण बताता है कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का औपचारिक रूप से सेबी में विलय कर दिया गया, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ये वाला रहेगा, दोनों ही सही है। इकोनॉमी की हमने प्रॉपर एक क्लास ली थी, आप सभी को पता होगा, वहां पर इकोनॉमी से थोड़ा डिटेल में बात की थी, देख लेना।
ना, अच्छी बात है, नहीं देखोगे बढ़िया बात और रहेगी, क्यों, एग्जाम में पता चलेगा, फिर आप लोग माथा पीटोगे। चलिए खैर बात करेंगे, कौन सा मकर रेखा पर अवस्थित है। भाई मकर रेखा, 3 रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन में, कौन कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो उसी में हम बात कर रहे हैं मकर रेखा। मकर रेखा भाई साहब कौन कौन देशों पर अवस्थित है बात की जा रही है, तो हम कहेंगे एक तो आपके बोत्सवाना पर है, दूसरा आपके पराग्वे पर है, तीसरा आपके चिली पर है। मकर रेखा बोत्सवाना, पराग्वे और चिली पर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और भी तो देश थे सर, वो तो बता दो। बिल्कुल बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आना है और एग्जाम पास होने के बाद हमसे ही तो मिलोगे आप लोग। चलिए बात करेंगे, एक लाइन से समझा देते हैं। सबसे पहले आपका आएगा अर्जेंटीना, शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद आपका ब्राजील, ब्राजील के बाद क्या आएगा चिली, चिली के बाद आपका पराग्वे, पराग्वे के बाद आपका नामीबिया, नामीबिया के बाद आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर के बाद आपका अंतिम में ऑस्ट्रेलिया। तो इतने देशों से आपकी मकर रेखा जो है अवस्थित है। तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी एक को आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। किसको आरक्षित मुद्रा कहा जाता है? बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। M0 को आरक्षित मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? M0 को आरक्षित मुद्रा कहते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति की माप के लिए M0, M1, M2, M3, M4 का प्रयोग किया जाता है, जिसमें M0 आरक्षित मुद्रा है। कैसी है? आरक्षित मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, भारत का लिंगानुपात किस जनगणना वर्ष में अपने न्यूनतम स्तर पर रहा है? भारत में एक लिंगानुपात है, ऐसी जनगणना हुई जहां पर न्यूनतम स्तर पर रहा है। कौन से वर्ष रहा है? तो हम कहेंगे 1991 में रहा है। कौन सा? 1991 में कितना रहा? तो हम कहेंगे 927 रहा है। कितना? 927 रहा है। वर्तमान में भारत का लिंगानुपात कितना है बता सकता है कोई? तो कमेंट करके बताए। और भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का बताए, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश और यूपी और भारत दोनों का बताइए आपका यहाँ पर लिंगानुपात कितना कितना है, ध्यान रखिएगा, जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो कार्बन चक्र के में कह रहा है कि ऐसी एक प्रक्रिया प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया है? तो हम कहेंगे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाना है। कौन सा है? केवल तीसरा वाला सही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाना क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन यहाँ पर सत्य है। चलिए विचार करते हैं। पुराणों की संख्या 16 है। भैया 16 है कि 18 है? 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्षश तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा थे। हम कहेंगे भैया ये सभी ठीक है। तो केवल आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत था, बता दिया। पुराणों की संख्या 18 है। और मत्स्य पुराण में एक चीज और याद रख लो, मत्स्य जो पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। विद्रोह और क्षेत्र, कौन सा विद्रोह के क्षेत्र से संबंधित है ना? जैसे बात करें मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह के क्षेत्र से मालाबार क्षेत्र समेत है। कब हुआ था? तो हम बात करेंगे जो आपका 1921 में हुआ था। ठीक है। फराजी विद्रोह, फराजी विद्रोह कहां समेत है? बंगाल समेत है। कब हुआ था? तो हम कहेंगे 1838 से लेके 1860 के बीच में हुआ था। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह कहां से संबंधित? पश्चिमी घाट से। कब हुआ था? 1822 में हुआ था। और कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। और कोल विद्रोह आपका 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। आपका ऑप्शन यहाँ बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमने ऊपर ही मिला दिए, तो आप वो ही देख लेना। कांग्रेस वर्ष 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन संपन्न हुए थे? 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो आपके अधिवेशन है कितने हुए थे? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 9 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 9 हुए थे। एक एक करके थोड़ा सा याद कर लो, याद हो जाएगा। इलाहाबाद में 3 हुए थे। बात करें यहाँ पर, इलाहाबाद में कितने हुए? 3 हुए थे। लखनऊ में कितने हुए? 3 हुए थे। बनारस में कितने हुए? 1 हुआ। मेरठ में आपका 1 हुआ। और कानपुर में आपका 1 हुआ। तो 3 आपके हुआ। इलाहाबाद में 3, लखनऊ में 3। तो आपको याद हुआ है। आपकी बात, बनारस में 1, कानपुर में 1, मेरठ में 1। तो आपको याद कर लेना है। बाकी हम और भी बता सकते हैं ऐसे कौन अध्यक्ष थे, लेकिन एक बहुत वीडियो खिंचती चली जाएगी क्योंकि हम फुल टेस्ट लगा रहे हैं, है ना। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में क्या तात्पर्य? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से बात कर रहा है, क्या तात्पर्य? तो हम कहेंगे केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह होता है। कैसा होता है? केंद्रीय बैंक का एक, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्वैच्छिक समूह होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गुप्त साम्राज्य के किस शासक के सिक्कों पर अप्रतिरथ बाघ क्रमांक और प्रक्रमांक जैसी उपाधियां अंकित थी? तो गुप्त साम्राज्य के भैया थे, कौन के पर थी? तो आप कहेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अप्रतिरथ, बाघ प्रक्रमांक जैसी उपाधियों को अंकित किया गया था। कौन थे? समुद्रगुप्त थे। निम्नलिखित में से किस एक ग्रह का झुकाव दिनमान पृथ्वी के समान है, जिस कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है? तो हम कहेंगे मंगल ग्रह है। कौन सा है? मंगल ग्रह है, ध्यान रखिएगा। मतलब पृथ्वी के समान इसको झुका हुआ ग्रह भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आता है, किस शासक को लाल चेर के नाम से रहता है? लाल चेर, भल्ला चेर, किसको जाना जाता है? तो हम कहेंगे सैन्यगुप्तवन कहा जाता है। किसको? सैन्यगुप्तवन को कहा जाता है और चेर वंश से संबंधित है। कौन वंश से? चेर वंश से है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आता है, कार्यस्थल पर कुछ अधिनियम है और इन पर एक डेट है, कौन सी थी देख लेते हैं। कार्यस्थल महिला यौन शोषण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम 2013 संबंधित है, करेक्ट लिखा है। घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम की बात करें 2005 से संबंधित, ये भी करेक्ट लिखा है। दहेज निषेध अधिनियम की बात करें तो 1961 संबंधित, ये भी करेक्ट लिखा है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से संबंधित, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन आपका ए वाला ही हो जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतरता क्या रही? घटी है, बढ़ी है, तुरंत रही, कमी रही, वृद्धि रही, क्या रही? हम कहेंगे तुरंत वृद्धि रही। कैसी रही? 1921 को महान विभाजक वर्ष जाना जाता है भारतीय जनसंख्या को, और इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या निरंतर कैसी हो रही है? हम पैदा ही करते चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व कितना अधिकतम होता है? हम कहेंगे ए और सी दोनों सही रहेंगे। तो हमारा 277 केल्विन पर और 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। तो हमारी ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। यहाँ पर ए और सी आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी सबसे पहले घटना घटित हुई थी? तो इनमें सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई उसकी बात तो बाद में कर लेंगे, पहले हम सभी देख लेते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का निधन की बात करें तो 1 अगस्त, ऐसा थोड़ा कर लेते हैं अच्छे से दिख जाएगा, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है। भारतीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन कब हुआ? तो आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आपकी बात करें तो दिसंबर 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट अधिनियम पास होना कब हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो अधिनियम है मार्च आपका 1919 में हुआ था। और जलियांवाला नरसंहार की बात करें तो 13 अप्रैल आपका 1919 में संबंधित है। तो ऑप्शन में जो आपका यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर कौन सा रहेगा? सी वाला रहेगा, जो सबसे पहले घटना मार्च 1919 में आपकी रोलेट एक्ट अधिनियम पास होना सबसे पहले यही घटित की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले अवरोही क्रम बताओ कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले क्रम बताना है तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा ग्रामीण है, फिर उसके बाद कुशीनगर, फिर उसके बाद महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर। कह सकते हो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा है, सुल्तानपुर में सबसे कम है। इस ऑप्शन के लिहाज से बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है? मध्यकालीन कवि और रचनाएं, इनमें से एक सही है। कौन सा सही है उसकी बात करेंगे। मुल्ला दाऊद चंद्रायन रचना करेक्ट है। अमीर खुसरो की आशिका, ये भी करेक्ट है। सोमनाथ की राग विबोध, से भी करेक्ट। जब तीनों ही सही है तो हमारा डी वाला हो जाएगा ना, उसी में लिखा है सभी सही है, तो हमारा सभी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय बीज का आपका अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की बात करें वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी किन पेटियों में पाए जाते हैं? बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। 80% सक्रिय ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कौन से? तो मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, जिसमें परिप्रशांत पेटी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फिर मध्य महासागरीय पेटी में। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों का संघ के रूप में किया गया, इसका तात्पर्य क्या है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि राज्यों का संघ है क्या भारत, लेकिन है तो, लेकिन इसका उल्लेख यहाँ पर क्या ऐसा वर्णन है? तो हम कहेंगे भारतीय संघ राज्यों के बीच की समझौते का परिणाम नहीं है। बिल्कुल करेक्ट लिखा है। किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है, ये भी बात सही है। तो दोनों ऑप्शन रहेंगे क्योंकि सी में लिखा है ए और 2, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? तो सीधी सी बात यह कह रहा है कि भारत का 25वां राज्य है जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था, किंतु इसे 12वें संविधान संशोधन में यूटी बनाया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कौन से राज्य की बात हो रही है? सभी जाना चाहते हैं गोवा अपने पार्टनर के साथ। कहां जाना चाहते हैं? गोवा अपने पार्टनर के साथ। तो पहले भाई साहब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसको पावर दी गई, पावर इससे पहले छीन ली गई, फिर उसके बाद इसको पावर दी गई पूर्ण राज्य का देकर 1987 में 987 क्या है 987 और आगे एक पहले लगा देना, समझ गए गोवा। भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा अनुच्छेद 14 के तहत यहाँ पर निहित है। ध्यान रखना है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत इसमें समाहित किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कौन सम्मिलित नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सम्मिलित है। प्रतिष्ठा, विधर की समानता भी सम्मिलित है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। पुरुष, स्त्री और बच्चों की शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका कह दोगे सम्मिलित नहीं है प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले प्यारा सा जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है, इस चैनल पर हम 190 से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लगवा चुके हैं यूपी आरओ के लिए। अब बहुत जल्दी हम यूपी पीसीएस की भी चालू कर रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। यूपी पीसीएस की बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं, जो आपका 12 अक्टूबर को पेपर है ना। तो उसको देखने के लिए भी आप लोग को बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है। बाकी चैनल पर जाके आप लोग विजिट करके एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, किन अनुच्छेदों किनको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत समाहित या सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत किसको समाहित किया गया है? हम ऑप्शन कहेंगे, यदि किसी अभियुक्त का मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा, करेक्ट है। किसी प्रमाणित पागल को कारावास दंड दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त कर दिया जाता है, ये भी आपके उल्लंघन है। तो हम कहेंगे सभी उल्लंघन है, तो डी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, शेरशाह के शासनकाल में रे शब्द का किससे संबंध था? रे, केवल एक शब्द लिखा है रे। शेरशाह के शासनकाल में रे किसके लिए जाना जाता था? भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली जो दरों की सूची थी, उसको हम रे के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो 220 ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार जो बनी है ना, चीन की महान दीवार, इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो हम कहेंगे शी हुआनती के द्वारा। किसके? शी हुआनती के द्वारा करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। और चीन के कौन थे? राजा थे। कौन थे? राजा थे। किस शासक ने बहमनी साम्राज्य के से बेलगाम एवं गोवा छीना था? तो बहमनी साम्राज्य से बेलगाम और गोवा छीनने वाले कौन से आपके शासक थे? तो हम कहेंगे हरिहर द्वितीय शासक थे। कौन थे? हरिहर द्वितीय शासक थे। विजयनगर के शक्तिशाली शासक रहे हैं। इनका टाइम पीरियड 377 से लेकर 1404 रहा है। कितना रहा है? 1404 रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहाई, महावी और रीवा, सोहा, रोहा और ससिप्पा, पहाई, महावी, रीवा, रोहा और ससिप्पा, ये क्या हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में? तो हम कहेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये कवित्रियां हैं। क्या हैं? कवित्रियां हैं, ध्यान रखिएगा। और यार आपको ध्यान रखना है, गाथा सप्तशी प्राकृत साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसी में रचना में पाही, महावी, रीवा, रोहा, ससिप्पा नामक कवित्रियों को रचनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों का सबसे छोटे से बड़े क्रम में बताइए सही क्रम। तो वैदिक कालीन में कुछ राजनीतिक इकाई थी, उनको छोटे से बड़े क्रम में बताना है, सही क्रम क्या सा रहेगा? तो कुल सबसे छोटा था, कुल के बाद फिर ग्राम बनता था, ग्राम के बाद विश्व बनता था, फिर जन बनता था। चाहे ऐसे कह लो, सबसे बड़ा जन था, फिर विश्व था, ग्राम था, फिर कुल था। तो क्या चाहे जैसे कहला, उल्टा सीधा आपको अपने मन से याद कर लो। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, बहमनी राज्य के शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? बहमनी राज्य का एक शासक थे जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। आपका शासक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह शासक था। कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूगर्भ की जानकारी का, इसमें सारी साधनों में बात करें, कौन सा साधन है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कोई ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर। चलिए नहीं है, तो यहां पर बात करें ज्वालामुखी, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल एवं चुंबकत्व। तो आप कहेंगे यहां पर जो ज्वालामुखी है, क्या है? ज्वालामुखी है, सीधे भूगर्भ से टच होते हैं। कैसे होते हैं? भूगर्भ से टच होते हैं, क्योंकि ये कहां से निकलते हैं? भूमि के नीचे से निकलते हैं। उल्कापिंड भाई साहब ऊपर से आता है, गुरुत्वाकर्षण भी ऊपर से लगता है, चुंबकत्व भी इसमें कहां है? भूगर्भ के अप्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में आते हैं। तो बी सी डी कैसे हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में आते हैं। जबकि बात करें प्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में, हम कहेंगे ज्वालामुखी आता है। क्या आता है? ज्वालामुखी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है? संगठन और मुख्यालय, किस संगठन का मुख्यालय कहां पर नहीं है? बात करेंगे। ओपेक का मुख्यालय वियना में है, करेक्ट है। नाम का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में, ये भी करेक्ट है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, ये भी करेक्ट है। आसियान का मुख्यालय मनीला में नहीं है। तो आसियान का कहां पर है? हम कहेंगे आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में। कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में, ध्यान रखिए कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में आपका मुख्यालय है आसियान का। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहां पर गलत है। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु क्या उपाय है? भारत की संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगर बनाए रखनी है, क्या प्रावधान दिए गए हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित न करना, करेक्ट है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, ये भी करेक्ट है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था भी करना, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे भैया डी वाला रहेगा, क्योंकि चार आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन शामिल नहीं है? तो 3 शामिल है, एक शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है उसी की बात कर लेंगे। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन शामिल है, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिक तंत्र प्रशिक्षण मिशन शामिल है, राष्ट्रीय सौर मिशन भी शामिल है, तो राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में। और 8 कार्य योजना है, आठों के आठों अगर आपको सुनना है तो सुना देता हूं, लिखना है तो लिख लो। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय आपकी जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिक तंत्र परिपथ मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और अंतिम राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान मिशन। ये आपकी 8 कार्य योजनाएं में शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के बारे में सत्य कथन की बात कर रहा है, कौन सा है? हम कहेंगे संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालीन उपाय है, करेक्ट है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में क्या करना है? क्षमता बढ़ावा देना है, कंपटीशन बढ़ावा देना है पूरे विश्व के लेवल पर। हम कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देख लेते हैं सही ऑप्शन। ईस्ट जो होता है अभावी रूप से शोषण करते हैं, करेक्ट है। एल्कोहल अभावी शोषण का एक उत्पाद होते हैं, उप उत्पाद होते हैं, ये भी करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? पार साइबेरियन रेल मार्ग पर कौन सा रेलवे स्टेशन अवस्थित है या रेल मार्ग अवस्थित है? हम कहेंगे चिता, मास्को और कजान, तीनों ही शामिल हैं और आपके कहां पर है? रूस के हैं। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो कहेंगे इसका संगठन का स्थापना 1957 में की गई थी, करेक्ट है। इसका मुख्यालय भैया लंदन में नहीं है, इसका मुख्यालय कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। आपको ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रिया में है। केवल ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? विकिरण के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए बात करें तो किसी की भी नहीं होती है, न ठोस की होती है, न गैस की होती है, न द्रव की होती है। हम कहें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो चालन सम्मेलन विकिरण द्वारा होता है। ठोस, गैस और द्रव द्वारा नहीं होता है, चालन सम्मेलन विकिरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। क्या है? निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और यहाँ पर सही उत्तर बताइए। कनिष्क राज्यारोहण कब हुआ? तो कनिष्क राज्यारोहण 78 ईडी में हुआ था। चलो 78 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? तो 327 से लेकर 325 ईस्वी में हुआ था। बात करें मोर साम्राज्य का अंत कब हुआ? मोर साम्राज्य का अंत लगभग 185 ईसा पूर्व में हुआ था। और महाजनपद काल का बात करें तो 600 से 500 ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन जो आपका रहेगा यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात क्या कहता है? नेक्स्ट बात देख लेते हैं, काई एवं लाइकेन। क्या बात कर रहा है? काई एवं लाइकेन की किस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं? काई और लाइकेन बात कर रहा है किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? हमारा होगा टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक छोटी बारिश की बूंद कितने कण होते हैं? एक छोटी बारिश की बूंद में भाई साहब गिने तो नहीं है कि आप मुझे बता सकते हो? 10 की घात 121 होते हैं। क्या होते हैं? 10 की घात 21 होते हैं। 121 नहीं, सॉरी, 10 की घात यहाँ पर 21 होती है। कितना होती है? 10 की पावर 21 या 10 की आपके कह सकते हो 21 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि सूची 1 और सूची 2 है। जाइलम, जाइलम किससे संबंधित है? तो यह जल परिवहन से संबंधित है। मूल रोम किससे संबंधित है? जल के अवशोषण संबंधित है। फ्लोएम किससे संबंधित है? भोजन के परिवहन संबंधित है। और रंध्र की बात करें किस संबंधित है? तो हम कहेंगे बाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को विभाजित करने का कौन सा आधार होता है? तो हम कहेंगे उद्यमों के स्वामित्व का आधार होता है। किसमें? उद्यमों के स्वामित्व का आधार होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई कौन सी है? मेगावाट बिजली को मापने की इकाई की बात कर रहा है, कौन सी है? तो हम कहेंगे उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता के मापन के लिए मेगावाट इकाई का प्रयोग जो है किया जाता है। एक तरफ रोग है और एक तरफ कारक है। कौन सा रोग किस कारक से संबंधित? जैसे खसरा की बात करें तो विषाणु संबंधित है, टाइफाइड की बात करें जीवाणु संबंधित है, मलेरिया की बात करें प्रोटोजोआ संबंधित है, और गेहूं का रस्ट की बात करें तो कवक संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। वास्तविक मछली इनमें से कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे कैटफिश वास्तविक मछली में है, किडार फिश भी है, समुद्री घोड़ा भी है, पाइप फिश भी। तो भैया चारों ही आपकी वास्तविक मछली में है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है। अभिकथन कहता है जीभ के ऊपरी सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाने के कारण गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। बिल्कुल करेक्ट लिखा है ना, पिया होगा आप लोगों ने। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, ध्यान रखिएगा दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पदार्थ और प्रोटीन है, कौन से पदार्थ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे रुधिर में बात करें तो ग्लोबिन संबंधित है, कौन सा ग्लोबिन। दाल में बात करें तो हम बात करेंगे दाल में प्रोलेमिन संबंधित है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रियम बात करें तो साइटोक्रोम संबंधित है, और अंडा में बात करें तो ग्लोबुलिन संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों में कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन रहेगा मिजोरम। कौन सा रहेगा, ऑप्शन में रहेगा मिजोरम, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शायद ऑप्शन कूट में और भी नहीं है, चलिए मिजोरम ही रहेगा। क्या रहेगा, दूसरे स्थान पर मिजोरम रहेगा। अगर पहले स्थान पर पूछता तो केरल रहता, पहले स्थान पर केरल रहता, कितना 94%, ध्यान रखिएगा। और मिजोरम कितना है 91.3%। तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक साक्षरता की क्रम में पूछ रहा है, और सर्वाधिक नगरीकरण के क्रम में गोवा एवं मिजोरम हो जाएगा। आपको दोनों ही चीजें याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। एक तरफ जिला और मंडल है, कौन सा सही नहीं है। जैसे बात करें चंदौली वाराणसी मंडल है, करेक्ट है। हापुड़ का मेरठ मंडल है, ये भी करेक्ट है। शामली का भैया अलीगढ़ नहीं है, शामली का सहारनपुर है। क्या है, शामली का सहारनपुर मंडल है। ऑप्शन आपका सी वाला गलत है, जबकि बदायूं का आपका बरेली भी सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है किस गवर्नर जनरल के द्वारा कुशल आक्रमणता की नीति का परित्याग करके अफगानिस्तान मामले में अग्रगामी नीति को अपनाया गया था। तो कौन से भैया थे, लॉर्ड लिटन थे। कौन थे, लॉर्ड लिटन थे, आपको अग्रगामी नीति के लिए जाने जाते हैं। एगमार गुणवत्ता कौन सी है, एगमार गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह कौन जारी करता है, तो हम कहेंगे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। डोलड्रम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, कौन सा कथन गलत है डोलड्रम के बारे में। यह धरातली क्षैतिज पवनों को जन्म देता है। भाई धरातली क्षैतिज पवनों को जन्म देता है क्या, नहीं, यह संवहनी धाराओं का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला गलत है, यह संवहनी धाराएं चलती हैं, केवल आपका यहाँ पर बी वाला रहेगा। पूछा है कौन सा गलत है, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला तो सही है। सॉरी, पहला वाला गलत था, दूसरा वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सल्फा औषधियां कारागार होती हैं। सल्फा औषधियां किसमें कारागार होती हैं, तो जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारियों में सल्फा औषधियां कारागार सिद्ध होती हैं। आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्णा लेखन तकनीक का प्रयोग होता है, तो जो वर्णा लेखन तकनीक है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हम कहेंगे एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ तो आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है। इन नियमों के प्रतिपादक कौन है, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो क्रियाशीलता है कुछ नियम पर आधारित होते हैं। इन नियमों के प्रतिपादक की बात कर रहा है कौन है, तो हम कहेंगे बेरी कोमोनोर है। कौन है, बेरी कोमोनोर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि मोरकालीन शोहे गोरा ताम्रपत्र अभिलेख जहां से अन्नागार का विवरण मिला है, किस निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है। तो सीधी सी बात यही पूछ लेता, शोहे गोरा ताम्रपत्र में कहां पर है। शोहे गोरा ताम्रपत्र भैया गोरखपुर जिले से संबंधित है, और वहां पर आपके अन्नागार के विवरण जो मिले हुए हैं, ठीक है। समंत पासादिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। समंत पासादिका नामक ग्रंथ की बात करें तो बुद्ध घोष इसके लेखक है। गुलाम वंश में कितने कुल कितने शासक हुए, अब भाई गिने थोड़ी ना होंगे गुलाम वंश में कितने शासक हुए, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, तो हम कहेंगे 11 शासक हुए हैं। अब गिन लेना आराम से कौन कौन हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने स्थापना की, आराम शाह जो कुछ समय तक ही रहे, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, केकुबाद और किरुमश। आपके 11 शासक गुलाम वंश से संबंधित रहे हैं। भारत आने का सही क्रम बताइए किसका कौन सा रहा है। भारत आने का सही क्रम की बात कर रहा है, किसका रहेगा, तो हम कहेंगे अल-बरूनी सबसे पहले आए पहले नंबर पर, फिर आपके इब्न बतूता आए दूसरे नंबर पर, फिर आपके अब्दुल रज्जाक आए तीसरे नंबर पर, और अंतिम में आपके मनूची आए चौथे नंबर पर। आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से यह अभिहित हुआ है कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। मान लो अगर कोई धूम्रपान नहीं करता है तो उसको वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, ये बात किस मामले में दिया गया है, तो हम कहेंगे मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया है।
क्यों? क्योंकि भैया हमें स्वच्छ हवा लेने का भी अधिकार है, ध्यान रखिएगा। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया है। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसके बारे में हमें बात करना है, कर लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि फसलें उपजती हैं, करेक्ट है। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो ए वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है क्योंकि ये दक्षिण पठारी मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टियों भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन की बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। रामसर अभिसमय का आयोजन 2 फरवरी 1971 को ईरान में किया गया था, करेक्ट है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, ये भी करेक्ट है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। भारत इस समय 1985 में शामिल हुआ था, नहीं, भारत इस समय 1982 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1982 में शामिल हुआ था। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को यूर्त के नाम से जाना जाता है? तो ये सभी आपकी कैसी हैं? आपकी क्या है? जनजाति हैं, लेकिन ये उनके निवास स्थान है, इनमें से एक यूर्त कहते हैं। कौन सी कहती है? खिरगिज। कौन सी जनजाति कहती है? खिरगिज जनजाति है, जो कि मध्य एशिया में पाई जाती है। कहां पर? मध्य एशिया में निवास करती है और अपने रहने वाले स्थानों को युर्ज के नाम से या युर्त के नाम से पुकारती है। कार्बन नैनो ट्यूब के निम्न गुणों को कौन से हैं? तो कार्बन नैनो ट्यूब के निम्नलिखित में से कौन से गुण होते हैं? तो हम बात करें कार्बन नैनो ट्यूब में अत्यधिक कठोर होता है, सर्वाधिक लचीला होता है और विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत का सुचालक भी होता है। ऊष्मा का कुचालक की बात तो गलत लिखी है, ऑप्शन आपका 1, 2, 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? राज्य है जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि है। चलिए बात करेंगे कौन सा सही नहीं है। जैसे बात करें बिहार में 25.4 वृद्धि रही, करेक्ट है। मध्य प्रदेश में आपकी 20.3 रही, ये भी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में 20.7 नहीं रही, कितनी रही? 20.2 रही। कितनी रही? 20.2 रही। तो आपका ऑप्शन सी वाला गलत था। राजस्थान में 21.3 रही, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द इसका प्रथम बार प्रयोग की बात करें, नोरियो टानीगुची ने किया था। किसने? नोरियो टानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों को देशांतगमन फिलिप एम हॉसन ने क्या कहा है? तो ग्रामीण से गांव से शहरों के में लोगों को जो देशांत गमन हो रहा है, फिलिप एम हॉसन ने क्या कहा है? तो फिलिप एम हॉसन ने कहा है पॉपुलेशन इम्प्लोजन। क्या कहा है? पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भी बता सकते हो। दास कैपिटल लिखी है। कौन सी? दास कैपिटल लिखी है। लसिका में उपस्थित होने वाले हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। तो लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है? ऑप्शन रहेगा आपका लिम्फोसाइट्स। कौन सा होता है? लिम्फोसाइट्स आपके सही है। और लसिका उत्तक से हृदय की ओर की एक ही दिशा में बहता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में किसको जाना है? स्थानांतरित कृषि। किसको? स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मानव शरीर में कुछ तत्व पाए जाते हैं, उनको अवरोही क्रम में बताना है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन, कितना? 10%। नाइट्रोजन आपका कितना पाया जाएगा? तो हम कहेंगे भैया 3%। उसके बाद कैल्शियम 2% और फास्फोरस आपका 1%। ऑप्शन आपका रहेगा बी वाला 1, 2, 3, 4 आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया यार, बड़ा विडंबना की बात है कि इतना भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते हो। बात करेंगे अभिकथन और कारण की, यहाँ पर कौन सा अभिकथन कारण सही है? ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, करेक्ट लिखा है। कारण है कि ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वृद्धि का सुंगत इतिहास होता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दोनों के लिए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है। तो इनमें से आपके 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा है कि रूस को यूरोपीय रूस एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है? करता नहीं पूछा है, नहीं करता है। यूराल पर्वत करता है, कैस्पियन सागर भी करता है, यूराल नदी भी करता है, लेकिन वोल्गा नदी भाई साहब, वोल्गा नदी नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, वोल्गा नदी नहीं करती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, यूरोप रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करेगा। मानव और पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर एक गलत है, कौन सा गलत है देखें। नियतिवादी अवधारणा एफ रेटलिच की है। संभववादी अवधारणा की बात किया तो भाई साहब कॉल रेटर की नहीं है, किसकी है? आपकी डी लाप्लास की है। किसकी है? डी
लाभ लास्ट की है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका गलत था। बात करेंगे नवनीतिवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर की है और सांस्कृतिक निश्चयवादी अवधारणा कार्ल ओ शावर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। गिफिन वस्तुएं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं के बारे में कौन सा सही है। गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, करेक्ट है। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुएं मांग में बढ़ जाती हैं, ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ए वाला रहे, सी वाला रहेगा, 1 2 दोनों ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट बात क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन, एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। भाई अंतःस्रावी ग्रंथि बात कर रहा है, कौन सी नहीं है, तो हम कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपकी लार ग्रंथि नहीं है, जबकि पीयूष ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। ठीक है, कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी, मिश्रित। चलिए खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर कौन सा सही है, अभिकथन और कारण की बात करेंगे। चिल्लाते चिल्लाते गला और नाक ऐसी हो जाती है ना। चलिए ना, क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या ये सही है। बिल्कुल ठीक है, जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती थी। कारण है कि विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, अरे भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत मोटर विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके, विद्युत धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन केवल आपका सी वाला ए सही रहेगा, किंतु और ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपके मैथ के क्वेश्चन है और मैथ वाले क्वेश्चन मैथ के सर लगवाते हैं, कितने हैं देख लेते हैं। चलिए ठीक है, यहां से हमारे आ जाएंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। चलिए विचार कर लेते हैं और सही ऑप्शन का हम चयन भी कर लेते हैं, लेकिन जल्दी से जोरदार तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। बात करेंगे, मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई है, क्या ये सही है। बिल्कुल बात ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई गई है, वहां पर उत्तर प्रदेश में लगभग 2400 के आसपास उत्तर प्रदेश में आई गई है, लेकिन हालांकि 2397 करेक्ट है ना, 2400 के आसपास। इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन लेखा तो है, 2397 दर्ज की गई है सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन आपका सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बात करेंगे, मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा 12वीं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा 12वां ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की बात कर रहा है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है, तो 14वें स्थान पर रहा है। कितने, 14वें स्थान पर भारत जो है रहा है, आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार बात करें कौन सा कथन सही है, तो 7वीं थी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 थी। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय में स्थित बरनी घाट है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है कि भारत विश्व को तीसरा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, नहीं ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। भारत को प्रदूषित दूसरे नंबर पर नहीं बताया गया, बल्कि भारत को 5वें नंबर पर बताया गया है। विश्व का सबसे प्रदूषित देश की बात किया तो 4 है, आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन पहला और तीसरा वाला सही रहेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है कि मार्च 2025 में भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। तो ऐसा कौन सा शहर है भारत का जहां पर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है, हमारा ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लगाया गया है। मार्च 2025 में सीपीरी के द्वारा वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के संबंध में विचार करें। तो सीपीरी ने रिपोर्ट जारी की है, मार्च 2025 में वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट जारी की है, और यहां पर बात की है ऑप्शन कौन से सही है, तो वर्ष 2020 से 24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, युद्ध चल रहा था उसके बारे में। 2020 से 24 में यूएसए सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक है, ये भी ठीक है। तो निर्यातक कौन है, जिसने हथियार बेचे हैं, तो यूएसए ने बेचे हैं। खरीदे किसने हैं, तो हम कहेंगे यूक्रेन ने खरीदे हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि व्यक्ति है और उनकी नियुक्ति है, कौन सा व्यक्ति किस नियुक्ति से संबंधित है, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मार्क कार्नी की बात करें, मार्क कार्नी प्रधानमंत्री कनाडा के, करेक्ट है। अंजू राठी राणा की बात करें, देश की पहली महिला विधि सचिव है, ये भी ठीक हो गया। डॉक्टर मयंक शर्मा की बात की जाए तो रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं, और आशीष खन्ना की बात करें तो महानिदेशक है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के। आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मार्च 2025 में चर्चित माधव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध पर विचार करें। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पहले तो यह आपकी कहां पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य में है।
ऑप्शन देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान, अरे भाई महाराष्ट्र में नहीं है, अभी बताया मैंने, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है ना, पहला वाला गलत है। केंद्र सरकार के द्वारा इसे 68वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। कौन सा किया गया है? 68वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो केवल आपका बी वाला सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका। कौन सा कथन असत्य है? अच्छा सॉरी, असत्य पूछा था, गलत पूछा है, कौन सा गलत है? तो हम कहेंगे पहला वाला गलत है, तो ए ऑप्शन रहेगा हमारा कि पहला वाला गलत पूछा है, दूसरा वाला तो इसमें हमारा सही था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि शिवपुरी में। सॉरी, कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी पढ़ाते पढ़ाते, अब मनुष्य है, कंप्यूटर तो है नहीं है ना भाई, चैट जीपीटी नहीं है, अब याद रखना, मनुष्य है, कभी कभी गलती हो जाती है, आप लोग भी पढ़े लिखे हो। कौन सा एक बेमेल है? सम्मेलन आयोजन है और स्थल है, कौन सा सम्मेलन आयोजन कहां पर हुआ है? और एक गलत है। जैसे बात करें क्रिप्टो शिखर सम्मेलन 2025 यूएसए में हुआ था, करेक्ट है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 में नई दिल्ली में हुआ था, ये भी करेक्ट है। जल स्थिरता सम्मेलन आपका लखनऊ में नहीं हुआ, ये कहां पर हुआ आपका? ये अभी आपका नई दिल्ली में ही हुआ था। कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन आपका मिस्र में हुआ था, ये भी आपका करेक्ट है। मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय की बात करें आपकी डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन बनी है। कौन सी? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन मार्च 2025 के लिए चुनी गई है। मार्च 2025 में ही निम्नलिखित राज्यों में से एक वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य की बात कर रहा है, केरल राज्य बना हुआ है। दिवस और दिनांक है, कौन सा दिवस पर कौन सा दिनांक संबंधित है? जैसे बात करें अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च करेक्ट है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, ये भी करेक्ट है। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च, ये भी करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे वेब एक्स 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कथन सही है? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय वेब एक्स 2025 की शुरुआत की गई, करेक्ट है। यह मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य की प्रमुख पहल है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट सही है। एबेल पुरस्कार 2025 के बारे में कहा जा रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? गलत पूछा है, अब ध्यान रखेंगे, गलत पूछा है। कौन सा गलत है? यह भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। तो भाई साहब भौतिकी के क्षेत्र में नहीं जाता बल्कि यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो पहला वाला गलत हो गया। वर्ष 2025 का पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया है, हाँ बिल्कुल करेक्ट सही है। तो पूछा है कौन सा गलत था, तो पहला वाला गलत है, तो बी वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मार्च 2025 में संपन्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी एक दिवसीय प्रारूप के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? फाइनल मुकाबला भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित करके जीता था, करेक्ट है। श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा को चुना गया, रोहित शर्मा को नहीं चुना गया, ध्यान रखिएगा। इसमें रचिन रविंद्र को घोषित किया गया था, किसको? रचिन रविंद्र को घोषित किया गया था। और भारत एवं न्यूजीलैंड के मध्य में फाइनल मुकाबला दुबई में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा पहला और तीसरा यहाँ पर सही रहेगा, आपका दूसरा वाला गलत था। मार्च 2025 में लिजू जियाकुन को वास्तुकला नोबेल कहे जाने वाले प्रतिजीकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह किस देश के निवासी हैं? तो बात करें तो यह किस देश के हैं? चीन देश के निवासी हैं। और इन्हें किसके लिए मिला है? वास्तुकला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और इन्हें प्रतिजीकर पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संदर्भ बताइए कौन सा बेमेल है? तो 97वां ऑस्कर पुरस्कार है और यहाँ पर बेमेल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अनोरा को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन को मिला है। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि की बात करें भाई 2018 में एवरी वन एज ए हीरो नहीं है, बल्कि कौन सी है? लापता लेडी है। कौन सी है? लापता लेडीज है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर गलत था। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राइज ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश ने राइज ऐप को लॉन्च किया है, टीकाकरण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है कि मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो टेक्सटाइल मशीन निर्माण घन्ने की घोषणा की बात कर रहा है, कहां पर की गई है? कानपुर देहात में की गई, कानपुर देहात में की गई है। मार्च 2025 में ही हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? तो भाई मुंबई को पीछे छोड़ दिया है और यह रिच लिस्ट है, मतलब कि सबसे अमीर लिस्ट है, और इसमें एशिया के अरबपतियों की राजधानी को मुंबई को पीछे छोड़कर कौन बना है? तो हम कहेंगे संघाई बना है। कौन बना है? संघाई बना है। और ये संघाई कहां पर है? संघाई भाई साहब चीन है, और इसने मुंबई को पछाड़ा है, ध्यान रखिएगा। और संघाई में अरबपतियों की संख्या की बात करें कितनी है? तो 92 अरबपति हैं। कितने? 92 हैं।
लास्ट है आज का हमारा सैन्याभ्यास वरुण 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो सैन्याभ्यास है वरुण 2025 के बारे में असत्य कथन बात कर रहा है, कौन सा गलत है। भारत एवं फ्रांस के मध्य में एक द्विपक्षीय वायु सैन्याभ्यास है। जो भारतीय आपको ध्यान रखना है, वायु नहीं है सैन्याभ्यास बल्कि नौसेना अभ्यास है। कौन सा है, नौसेना है, लेकिन होता भारत फ्रांस के मध्य में ही, इसलिए पहला वाला करेक्ट लिखा है। मार्च 2025 में इसका आयोजन जोरहाट असम में हुआ है। तो इसका आयोजन आपका कहां पर, अरब सागर में किया गया था। कहां पर, क्योंकि नौसेना अभ्यास है तो भाई साहब जमीन पे थोड़ी ना होगा, कहां पर किया गया था, अरब सागर में किया गया। तो दूसरा वाला भी आपका ऑप्शन गलत है। तो केवल ना तो आपका पहला सही है ना तो दूसरा सही है, पूछा था गलत कौन सा, तो इसलिए सी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर 140 क्वेश्चन किए हैं। किसके किए हैं, हमने 140 क्वेश्चन अपने जीएस के किए हैं। 1 मिनट का समय और लूंगा। इसके बाद हमारे किसमें 141 से हिंदी के क्वेश्चन है, और हिंदी के जैसे कि मैंने आपको बताया था हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हिंदी के आएंगे, धी आईएएस के वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, सारी डिटेल से बताता हूँ। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप पर आप लोग मुझे क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीपल कोर्सेज वहां पर लॉन्च हो चुके हैं, ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपकी एग्जाम में सफलता दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज वीडियो पर रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।